नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस हम पढ़ने वाले क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट। वैसे इसके पिछले वीडियो में भी हमने इसी चैप्टर को पढ़ाया था, लेकिन उसमें ओनली 10 क्वेश्चंस हमने करवाए थे। उसमें कुछ बाकी क्वेश्चन छूट गए थे जो हम इस पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिएगा, आज हम जो पढ़ेंगे भारत के संसाधन, जो सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का क्या आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आता है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। ये क्वेश्चन हमारा 2017 और 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, तो चलिएगा इसका आंसर हम लिखते हैं। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आता है हमारे पास, मानव जीवन में मृदा का महत्व। सबसे पहले जब भी कोई आप क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करें तो हेडिंग निश्चित जमाए। जिस प्रकार देखो हमारे पास ये हेडिंग है कि मानव जीवन में मृदा का महत्व। ठीक, तो इसका हम पढ़ते हैं कि मृदा मानव जीवन का मुख्य आधार है। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है और समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। इस प्रकार ये मानव जीवन में मृदा का महत्व है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके आगे थोड़ा सा और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अगर चाहें तो? जैसे कि मैंने जो बताया वो भी आप उतना लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके आगे अगर और लिखेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिखा है, ये देखिएगा क्या लिखा है। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है। जो भेड़ होती है, जो मिट्टी के ऊपर जो घास उगी होती है उसको खाती है और हमें ऊन देती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने होते हैं या बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग मृदा पर ही आधारित है। अतः मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। ये जो अमूल्य संपदा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इस बात पे कि मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। कभी कभार ये क्वेश्चंस विकल्प में खालिस्तान या सत्यासत्य के तौर पर पूछा जा सकता है। तो मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। ठीक, चलेगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा सेकंड नंबर का? सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। और यह क्वेश्चन हमारा 2008 के 20 एड में और 2008 के 20 एड में और 2020 में पूछा गया था। मेरे ख्याल से ये 2021 में भी पूर्ण इसकी संभावना आने की, तो इसको आप अच्छे से कर ले। तो देखिएगा मृदा परिच्छेदिका क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद यानी कटाव में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। अतः मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका 4 परतों में विभक्त होती है। जो मृदा परिच्छेदिका होती है वो कितने परतों में विभक्त होती है, यानी 4 परतों में उसको बांटा गया है या 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग है आप देखिएगा। मृदा परिच्छेदिका के जो भाग है वो नंबर 1 आता है हमारे पास, मृदा ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, मतलब ऊपरी जो परत है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी मृदा बोलते हैं। और दूसरी परत को उपमृदा, जो दूसरी होती है उसको क्या बोलते हैं, उपमृदा। और तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ ये कहते हैं। और चौथी परत जो होती है उसको कहते हैं, चौथी परत को मूल चट्टानी पदार्थ। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है तीसरे और चौथे में। तो तीसरे में सिर्फ आपको ये शब्द लिखना है, क्या है, अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ। इसमें आप छेद नहीं लिखकर डायरेक्ट ये बोलेंगे मूल चट्टानी पदार्थ। तो इसका तीसरा और चौथा कंप्लीट है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। क्या बोल रहे हैं, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। तो इसका आंसर है उत्तर, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति संशोधित की गई जिसके मुख्य आधार है। अब इसके मुख्य आधार क्या क्या है देखिएगा। पहला आधार आता है पर्यावरण में स्थिरता, ये पहला आधार है। दूसरा जंतुओं का संरक्षण, ये दूसरा आधार है। इसी तरह वनों का विकास, ये तीसरा है। और चौथा है लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरी करना। इस टाइप से संशोधित वन नीति की 1988 के मुख्य आधार हो गए। ठीक, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसी टाइप का है। दिसंबर 1988 की वन नीति के प्रमुख विशेषता, ध्यान देना उसमें और इस क्वेश्चन में अंतर है। इसमें उसका आधार पूछा था 1988 में, योजना को जो आधार था वो पूछा था गया था, और यहाँ पर सिर्फ विशेषताएं पूछ गई। तो इस टाइप से आप ध्यान दें। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या है कि दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। क्या क्या विशेषता है, चलिए विशेषता को देखते हैं हम। तो हमारे पास ये विशेषता आती है नंबर 1। तो नंबर 1 विशेषता क्या देखें आप, नंबर 1 विशेषता आती है, पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वन
बढ़ाए जाए या वन अधिक से अधिक लगाया जाए, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा था वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, जो वन के उत्पादक उन पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। अगला आता है वर्तमान में वनों को कटाई से बचाया जाए, ये अभी बहुत सारे क्या है वन को काटते जाए इस टाइप से हमें बचाना चाहिए। अगला आता है चौथा जंगलों में आदिवासियों और गरीबों की परंपरा को बरकरार रखना। इसके बाद में आता है उद्योगों की रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। तो इस टाइप से हमारा ये हो जाता है। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वें नंबर का। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है? अथवा यह क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, कैसे कि भौम जल पाने के स्रोत क्या है? और यह क्वेश्चन हमारा 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। भौम जल पाने के स्रोत क्या है? इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। भौम जल पाने के स्रोत 2 स्रोत और 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। चलिएगा, इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या आता है कि जल मानव जीवन की एक मूल्यवान संपदा है। बिल्कुल अपन ने पढ़ा था पीछे भी। तो जिस प्रकार जल जो वन है, वन भी मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी प्रकार जल भी महत्वपूर्ण है। तो जल मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण या एक मूल्यवान संपदा है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। मनुष्य के शरीर का लगभग 70% ही जल है। इस बात पे आप बिल्कुल गौर कर लें। ये क्या कह रहा है? 70%, यानी ये विकल्प बनता है हमारा। क्या कहता है? मनुष्य के शरीर का लगभग 70% जल ही है ना। बहुत सारी जगह कई विकल्प आ जाता है, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, लेकिन नहीं याद रहता है। मैं यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है, तो 70% जल होता है। ठीक है, चलेगा। अब हम पढ़ते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे स्रोत के बारे में। तो स्रोत क्या है देखिएगा। स्रोत आता है कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत। तो स्रोत में हम पहला पढ़ते हैं, क्या है देखो आप। पहले नंबर का पृष्ठीय जल। ठीक, तो पृष्ठीय जल क्या होता है मैं आपको बता दूं कि नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। इसके प्रमुख स्रोत नदियां, झीलें, तालाब आदि है। यानी जो नदियों के अंदर जो जल होता है, झीलों के अंदर होता है, छोटे बड़े जो जलाशय होते हैं, ये सब क्या कहता है? हमारे पृष्ठीय जल कहलाते हैं। ठीक, दूसरा आता है भौम जल। अब देखो भौम जल इंपॉर्टेंट था, 2017 में पूछा गया था, इससे संबंधित आ जाएगा आपका। तो भौम जल क्या होता है? वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे ही भौम जल कहा जाता है। यह जल धरातल के नीचे चट्टानों में एकत्रित रहता है, जिसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। अब हमसे पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन कि भौम जल के 2 स्रोत लिखिए। तो 2 स्रोत आपको क्या लिखना है? तो कुएं लिख देना और ट्यूबवेल लिख देना, बस ये दोनों लिखना था। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने सिर्फ 2 नंबर पूछा, 2 ही नाम लिख देना था, है ना। तो भौम जल समझ गया, जो वर्षा का जो जल आता है उसमें से कुछ भाग तो बहकर निकल जाता है, कुछ भाग हमारे भूमि के अंदर चला जाता है। जो भूमि के अंदर चल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? भौम जल कहते हैं ना। और ये हमको मतलब इसका उपयोग हम किस टाइप से करते हैं? या तो कुओं के माध्यम से करते हैं, मतलब जो हम कुआं खुदवा दे उसके माध्यम से, या ट्यूबवेल लगवाने के माध्यम से हम उस जल का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा आता है वायुमंडलीय जल। क्या आता है? तीसरा वायुमंडलीय जल। देखिएगा, तो अब इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? वायुमंडलीय जल क्या होता है? ये जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहता है, परंतु इस जल का उपयोग हम नहीं कर पाते। जो वायुमंडलीय जल होता है ना, जो वायुमंडल में वाष्प के रूप में होता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। जिस प्रकार ठंड के दिनों में जब कोहरा छाता है, तो वो जो कोहरे के अंदर जो जल होता है वो काय के रूप में होता है? वाष्प के रूप में, लेकिन उस जल का हम कैसे कहते हैं? उपयोग नहीं करते, है ना। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा है महासागरीय जल। अब महासागरीय जल क्या होता है कि देश के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण, कैसे? देश के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में क्रमशः बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। चलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। क्वेश्चन है वर्षा का जल संग्रहण क्यों जरूरी है? और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक, इसके बाद अथवा में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हो? इसका संग्रहण करना क्यों आवश्यक है? यानी दोनों टाइप से पूछा जा सकता है, तो आपको देखना है कि अपन ने कैसे क्या याद करना है। तो सबसे पहले वो देखते हैं वर्षा जल का संग्रहण क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है। तो थोड़ा सा वर्षा जल के बारे में हम बताएंगे। तो वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां यह भूमि पर गिरता है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। एक बात पे ध्यान देना, यहाँ पर एक बात आती है हमारे पास, जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है ना। जबकि हम बोल रहे हैं वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उस स्थान पर जहाँ पर वर्षा गिरती है या बरसात होती है, उस जल का उसी स्थान पर हम प्रयोग करें, है ना।
तो वो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके बाद में जल का प्रथम स्रोत जो होता है वो क्या होता है, वर्षा है। ये विकल्प में पूछा जा सकता है, ये सत्यासन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना कि जल का प्रथम स्रोत क्या है, तो जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। ठीक, चलेगा। अब हम पढ़ते हैं वर्षा जल का संग्रहण। तो वर्षा जल का संग्रहण क्या होता है, देखिएगा। वर्षा जल का संग्रहण में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जनसंख्या वृद्धि। वर्षा जल का संग्रहण किस टाइप से करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग तथा पूर्ति के सीमित साधन होने से, इसलिए हम क्या है, जल का संग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए, जनसंख्या वृद्धि अधिकतर पूर्ण रूप से होती जा रही है, दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसके सीमित साधन होने से हमें जल की कहीं ना कहीं पूर्ति की आवश्यकता होती है। सेकंड आता है कि विद्युत प्रदाय का पूरी तरह से जल संसाधनों पर निर्भर होना, एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा होता है मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे पीने का पानी, भोजन पकाने के लिए जल, या पीने का जल या पानी, बात एक ही है ना, पीने के लिए जल या पानी, भोजन पकाने के लिए जल तथा साफ सफाई के लिए जल अनिवार्य रूप से उपयोगी है। बिल्कुल पक्का हमें जानते हैं कि सबके लिए, तो इसलिए हमें वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 7वें नंबर क्वेश्चन आता है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। और यह क्वेश्चन 2008 के एसेड में व 2014 में व 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। अब क्या क्या प्रयास किए गए, देखिएगा। पहला प्रयास आता है हमारे पास वन महोत्सव कार्यक्रम। क्या आता है पहला प्रयास, देखिएगा, जो सरकार ने किया है। तो पहला याद रखेंगे, वन महोत्सव कार्यक्रम। ये क्या होता है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए तथा जनता को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक बनाने के लिए भारत के कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने सन 1950 में वन महोत्सव आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। तो वन महोत्सव कार्यक्रम से संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वन महोत्सव कार्यक्रम कौन से सन में प्रारंभ हुआ था। तो हम क्या बताएंगे, वन महोत्सव कार्यक्रम 1950 में प्रारंभ हुआ था, हम ये बताएंगे। और किसने किया था, तो के.एम. मुंशी ने प्रारंभ किया था। ठीक, चलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है हमारे पास। इसी का दूसरा आता है, देखिएगा, सामाजिक वानिकी योजना। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे कर चुके हैं। आप चाहे पूरा वैसे वैसे लिख दें, यहाँ पर भी वैसे लिखा रहा है। तो सामाजिक वानिकी योजना में क्या है, देखो आप, सामाजिक वानिकी योजना यानी सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार विश्व बैंक है। ध्यान देना, क्या शब्द है, विश्व बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट ये विकल्प खालिस्तान में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है। तो सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है, विश्व बैंक है। खालिस्तान ये विकल्प सत्यासत में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व बैंक है, जिससे इस योजना हेतु वित्तीय सहायता दी गई है। मतलब विश्व बैंक क्या करती है, इसकी सहायता देती है। और वृक्षारोपण की योजना शुरू की गई है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण की योजना शुरू कर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। तो ये हमारी सामाजिक वानिकी योजना हम पीछे कर चुके हैं। चलिएगा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर का। अब तीसरे नंबर का क्या, देखिएगा, तीसरे नंबर का वन संरक्षण अधिनियम। क्या कह रहा है, वन संरक्षण अधिनियम। अब वन संरक्षण अधिनियम क्या होता है, देखिएगा। सन 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति वन भूमि को कृषि भूमि में नहीं बदल सकता है। यानी वन संरक्षण अधिनियम जो सरकार ने 1980 में दिया था, तो हम ये भी विकल्प बनता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो हम क्या कह सकते हैं, 1980 में किया गया था। ठीक है, और देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि वन महोत्सव जो कार्यक्रम था वो 1950 में हुआ था, और इस वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, यानी 50, 60, 70, 80 यानी 30 साल बाद ही वन संरक्षण अधिनियम पारित हो गया था। तो आपको इस टाइप से याद रख लेना है ना। इसके बाद में पारित किया था, जिसके अंतर्गत बिना अनुमति, मतलब वास्तव में सही बात है, कोई भी व्यक्ति सरकार की जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, उसको वो अपनी खेती में नहीं बदल सकता, यानी खेत उस पर हल नहीं चला सकता, क्योंकि वो सरकारी भूमि है ना। तो इस टाइप सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था, है ना। चलेगा, अब इसका लास्ट क्या है, चौथा नंबर देखते हैं हम। तो इसका चौथा नंबर हमारे पास आता है भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। अब ये क्या होता है, वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध है उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार ने सन 1971 में इस संगठन की स्थापना की। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि वन में कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हर पेड़ पौधों का पता नहीं होता है। तो उसका पता करने के लिए भारत सरकार ने एक भारतीय वन संरक्षण संगठन बनाया था, जिसके माध्यम से उन्होंने पता लगाया, जिसके माध्यम से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कितने पेड़ पौधे किस टाइप के हैं। तो इस टाइप से 1971 में संगठन की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है वो
इस टाइप से हमारा जो ये चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट होता है। यानी सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट था आज, ये बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। आपको दोनों वीडियो अवश्य तरीके से देख लेना चाहिए। तो हो सकता है आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लेना। और इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट फील होता है तो आप कमेंट में निश्चित बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए व सुनने के लिए